मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक गांव की है। जबलपुर के पास इस एक गांव में, जिसका नाम चरगांव है, वहाँ एक गांव में 6 भाई रहा करते थे और 6 के 6 भाई आपस में बड़ा प्यार और अच्छे खासे रसूख पैसे वाले। करीब 40 एकड़ की इनकी ज़मीन जिस पे खेती होती, सारे भाई का परिवार, इनमें से ज़्यादातर सब साथ रहते हैं। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और उस इलाके में ज़्यादातर किसानी होती है, खेती होती है, तो इन लोगों ने भी यही पेशा चुना हुआ था और अपना ठीक ठाक इनकी ज़िंदगी गुजर बसर हो रही थी। 8 अप्रैल 2019, 8 अप्रैल 2019 की कहानी है, जिस दिन इस परिवार पर एक पहाड़ टूटता है। इस परिवार के एक भाई जिनका नाम उत्तम गिरी, उनका एक बेटा जिसकी उम्र 10 साल, उसका नाम बादल, घर पे ही था। लेकिन सुबह फिर उसने अपनी माँ से कहा कि मैं ज़रा अपने दोस्त के साथ खेलने जा रहा हूँ। घर के बाहर ही बच्चे खेलते हैं, वो भी निकला। लेकिन करीब 2 घंटे हो गए, बादल नहीं लौटा। दोपहर का वक्त हो गया, खाने का टाइम हो गया। अब बादल की माँ को चिंता हुई, वो बाहर निकली तो देखी कि बादल है नहीं, आसपास में आवाज़ थी पर वो मिला नहीं। फिर उसे लगा कि कहीं दूर जाकर खेल रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, हालांकि बच्चा छोटा है। इसी दौरान में बादल के पिता उत्तम गिरी भी घर लौट आते हैं दोपहर का खाना खाने। अब वो आते हैं तो देखते बादल है नहीं। तो वो बादल की जो बहन थी उससे बड़ी, उससे कहते हैं कि देख के आ, कहाँ पर है वो। बहन जाकर ढूंढती है, बादल मिलता नहीं, वो आकर बताती है। अब इन्हें थोड़ा सा तनाव होता है कि पहले तो ऐसा हुआ नहीं। अब माँ बाप भी निकलते हैं और अलग अलग बादल को ढूंढते हैं गाँव में। बादल का एक दोस्त था जो उसके साथ भी स्कूल में पढ़ता था और उसी के साथ ज़्यादा वो खेलता था, तो उसके घर भी जाते हैं। पता चला, दोस्त ने बताया कि आज तो मैं खेलने गया ही नहीं, ना बादल यहाँ आया। अब फिक्र होने लगी, आसपास तमाम घरों में ढूंढना शुरू किया, कहीं बादल का सुराग नहीं। खेत खलियान में जाकर देखा, कहीं छुपा हो, कुछ खेल रहा हो, वहाँ भी नहीं मिला। धीरे धीरे शाम हो गई और हर घर में पूछताछ से हर घर को पता चल गया कि उत्तम गिरी का 10 साल का बेटा गायब है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। अब पूरे गांव को चिंता होने लगी। आखिरकार शाम तक बादल का जब कोई सुराग नहीं मिला तो फिर बादल के घर वालों ने जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी, बादल की गुमशुदगी या यूँ कहे कि किडनैपिंग की। अब इत्तेफाक से कुछ वक्त पहले इसी जबलपुर में एक हादसा हुआ था। 2 बच्चों को किडनैप कर लिया गया था और बाद में उनकी लाश मिली थी, जो मीडिया में काफ़ी खबरें आई थी। अब बच्चों के साथ जब ऐसा होता है तो हर आदमी का सेंटिमेंट्स, हर आदमी का इमोशन जुड़ जाता है। मासूम बच्चे फरिश्ते जैसे होते हैं, उनके साथ कुछ ऐसी वारदात हो जाए तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। तो वो 2 हादसा बच्चों के साथ हो चुका था, जहन में लोगों के ताज़ा था। पुलिस को भी ये बात मालूम थी, लिहाजा पुलिस ने भी फ़ौरन इसको सीरियसली लिया। जो इलाके के थाने के एसएचओ थे, उन्होंने अपने कप्तान यानी एसएसपी को बताया। कप्तान ने उधर से इंस्ट्रक्शन दिया कि अभी ये हादसा हुआ है, इस बच्चे के साथ ऐसा कुछ ना हो तो ढूंढो। पुलिस की फ़ौरन स्पेशल टीम बनाई गई। अब रात होते होते पुलिस की टीम ने पूरे गांव में हर एक से पूछताछ शुरू की, तलाशी ली, कहीं नहीं मिला। सुबह हो गई, 8 की 9 अप्रैल की तारीख आ गई। अब इधर जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, बेचैनी बढ़ती जा रही है। तमाम इलाके के जो आला पुलिस अफसर है वो भी पहुंच गए, क्योंकि पिछली बुरी याद उनके साथ थी 2 बच्चों की। अब उन्होंने कहा कि इस गांव में ही कैंप कर लो। पुलिस की टीम ने गांव में ही कैंप किया। आसपास के कुछ थानों से भी पुलिस को बुलाया गया, उनको लगाया गया कि इसमें जांच करो। घर घर जाकर पुलिस ने और उनके रिश्तेदारों ने बच्चे के पूछताछ की, हर औरत से, हर बच्चे से, हर मर्द से पूछताछ की। एक तरह से तलाशी भी हो गई कि किसी घर में छुपा के तो नहीं रखा है, बट कोई फ़ायदा नहीं। 11 अप्रैल भी इसी तरह से बीत गया। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा और तनाव बढ़ता जा रहा है, जब बच्चा नहीं मिला तब एसएसपी भी परेशान, उन्हें लगा कहीं कुछ हो ना। उन्होंने अपनी तरफ से 25,000 रुपये ऐलान कर दिया कि जो भी बादल का पता देगा, सुराग देगा, उसे जो है वो 25,000 रुपये देंगे। इधर पुलिस को डर ये था कि मालूम नहीं उस बच्चे को किसी ने उठाकर उसके साथ कुछ गलत हरकत की हो, फिर मार दिया हो, किडनैपिंग के लिए क्या, तब तक रैंसम के कॉल क्यों नहीं आए। ये भी था कि उसी दौरान में वहाँ पे उस इलाके में आसपास में कई नरबली के केसेस हुए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बच्चे की बलि दे दी गई। तरह तरह के बुरे और डरावने ख्याल हर एक के जहन में आ रहे हैं, लेकिन बादल का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इधर वक्त तेज़ी से बीतता जा रहा है। आखिरकार पुलिस ने पूरे गांव की घेराबंदी की, गांव के एक एक इंच को नाप लिया। 10 अप्रैल की रात भी पूरे गांव की तलाशी ली गई, आसपास के इलाकों की तलाशी ली गई, लेकिन बादल का कोई सुराग नहीं मिला।
घर वालों की हालत ख़राब, 10 साल का बच्चा गायब है। फिर आती है 11 अप्रैल की तारीख। 8 अप्रैल को बादल गायब हुआ, तीसरा दिन है ये। अचानक कुछ लोग गांव में, चुनके पुलिस ने डेरा डाला हुआ है पिछले 2-3 दिनों से, वो आकर बताते हैं कि गांव के बाहर एक मकान है जो खाली पड़ा हुआ है, वहाँ से अजीब सी बदबू आ रही है। ये बात सुनते ही जो तजुर्बेकार पुलिस वाले होते हैं उनका सिक्स सेंस जाग उठता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। खैर, इस बात को सुनकर पुलिस वाले फ़ौरन उस खाली मकान की तरफ भागते हैं। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक बोरी पड़ी हुई है और बदबू उसी बोरी से आ रही है। बड़ी हिम्मत करके उस बोरी को खोला जाता है और वही हुआ जिसका डर था। बोरी के अंदर बादल की लाश थी, हाथ और पैर दोनों तार से बंधे हुए थे। लाश को देखकर लग रहा था कि कम से कम इसे मारे हुए 60-70 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। अब बादल की लाश मिली, गांव में खबर फैल गई, बादल के घर वालों को पता चली, माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल। आसपास में उस लाश के पुलिस को कुछ पूजा पाठ के सामान मिले और उसको देख के पूरा सीन और मंजर ऐसा लग रहा था क्राइम सीन की, पता नहीं ये नरबली टाइप मामला हो। लेकिन फिर पुलिस को लगा कि यहाँ सामान तो है लेकिन पूजा यहाँ नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, शायद भटकाने की कोशिश है पुलिस को। अब पता चला कि जिस मकान में ये लाश मिली है बादल की, वो मकान एक रामजी नाम के शख्स का है, लेकिन वो बहुत पहले इस मकान को छोड़ गया, प्रॉपर्टी अब भी खाली पड़ी हुई है और वो पड़ोस के दूसरे गांव में रहता है। पुलिस ने रामजी को बुलाया, पूछा, उसने बताया कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है लेकिन मैं इधर बहुत कम आता हूँ, गाँव वालों ने भी गवाही दी। तो फिर पुलिस ने कहा कि जब आप आते नहीं हो और इधर एक तरफ से खुला हुआ एक तरफ से ताला क्यों लगा, तो उसने बताया हमने कभी दरवाजे पे ताला ही नहीं लगाया क्योंकि अंदर कुछ है नहीं, खंडर है, लेकिन उस रोज़ ताला लगा हुआ था। तो पुलिस को लगा कि ये ताला लगाया गया है, जो ये अभी लगाया गया है और ये कातिलों का ही काम है। पर कातिल ने ताला क्यों लगाया? अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, राम जी के बारे में पूरी छानबीन हो रही है कि राम जी और बादल के परिवार का कोई पुराना दुश्मनी या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, रिश्ता पता चला कोई ऐसा नहीं है, और राम जी का पूरा करियर भी बेदाग है और वो सच में गांव की तरफ कभी नहीं आया। अब पुलिस के फिर हाथ खाली, लेकिन अब लाश मिलने के बाद पुलिस ने एक बार फिर से गांव के हर घर की तलाशी लेनी शुरू की। पुलिस को लगा कि जो भी है वो कोई करीबी आदमी है जो बादल की इस मौत के लिए जिम्मेदार है, और उसके लिए गांव वाला ही कोई बाहरी शख्स आकर बादल को यूं मारकर और गांव के अंदर ये खाली मकान में नहीं फेंक सकता, ये पुलिस की थ्योरी थी। तो ये जिसका भी काम है वो नोन पर्सन है, जानने वाला है। इसी बिना पर पुलिस ने हर गांव की तलाशी ली, हर घर में जाकर, कि शायद कोई सुराग, कोई सबूत मिले, लेकिन फिर भी हाथ खाली। इधर लोगों का गुस्सा पुलिस के ऊपर टूट रहा है कि वक्त बीतता गया, पुलिस ढूंढ नहीं पाई, अब लाश मिल गई, कातिल नहीं ढूंढ पा रही है। उधर जिस घर में मिला उधर गांव में एक अफवाह उड़ गई कि राम जी ने ही या उनके घर वालों ने ही मारा है बादल को। तो अब राम जी के खिलाफ भी गुस्सा घर को घेर लिया, उस खंडर को भी, और अब पुलिस बल और बुलानी पड़ी। पुलिस के ऊपर ये दबाव कि वो राम जी को अरेस्ट करे, क्योंकि गांव वालों का मानना था राम जी ही इसके पीछे है। लेकिन पुलिस ने हर तरह से जांच कर ली, क्लीन चिट दे दी, बट कातिल कौन है? पुलिस इसी उधेड़बुन में लगी रही। उसने गांव के लगभग, इस पूरे केस में ख़ास बात यह है कि ऐसा कोई शख्स नहीं जो पुलिस के रडार से बाहर हो। हर एक की छानबीन की पुलिस ने। जब हर एक की छानबीन कर ली और कोई क्लू नहीं मिला तो पुलिस ने राम जी की भी कर ली। अब पुलिस ने कहा कि चलो राम जी की भी फैमिली की कुछ छानबीन करते हैं, और जो राम जी के साथ नहीं रहते हैं, अलग रहते हैं। अभी तक पुलिस ने राम जी के साथ रहने वाले लोगों, उनके बेटे और बाकी की। तो उसने कहा कि चलो अब राम जी के साथ वालों की करते हैं। तो जब साथ वालों की सारी छानबीन शुरू हुई तो पहली बार एक नाम आया सामने, और वो नाम था मुकेश श्रीपाल। मुकेश श्रीपाल राम जी का भतीजा था। अब वो अलग रहता था, लेकिन जब मुकेश का नाम सामने आया तो फिर पुलिस को याद आया कि पिछले 3-4 दिनों से जब से बादल गायब है तो ढूंढने में, पुलिस की गश्त में, घर घर तलाशी में भी मुकेश साथ था, और उससे भी पुलिस ने बयान लिए थे। अब मुकेश को बुलाकर पूछताछ की। अब मुकेश को जब इस बार बुला के पूछताछ की तो इस बार कुछ अलग उल्टा पुल्टा बयान दे रहा, पहले उसने कुछ और दिए। पुलिस को लगा कि इसके बयान में कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। पुलिस को डाउट हुआ, फिर पुलिस ने उसकी कुंडली खंगाली तो पता चला कि ये ज़्यादातर यूं ही बेरोज़गार घुमा रहता है, जुए की लत है, इसके दोस्त भी जुआ खेलते हैं।
लेकिन कत्ल से कोई रिश्ता नहीं जोड़ रहा है। लेकिन अब मुकेश के ज़रिए पुलिस ने उसके दोस्तों की कुंडली खंगालने का फैसला किया। कड़ियाँ जुड़ रही हैं। पहले राम जी के घर वाले, अब राम जी के वे रिश्तेदार जो उससे दूर रहते हैं, उनमें मुकेश का आना, उसके भतीजे का। अब मुकेश के जुआरी दोस्तों के बारे में, तो जुआरी दोस्तों में कई नाम आए, लेकिन एक नाम जो आया उसने पुलिस को चौंका दिया। पुलिस को लगा कि ये कैसे मुमकिन है, और यहीं से पूरी कहानी पलटनी शुरू हो जाती है। पता चला कि मुकेश के जुआरी दोस्तों में से एक दोस्त बादल का अपना सगा ताऊ है, यानी बादल के पिता का बड़ा भाई, जिसका नाम अन्नू है, अनिल उर्फ अन्नू। अब पुलिस को लगा कि ये एक दूसरे को जानते हैं, तो अब पहली बार ये है कि बादल के ही ताऊ की कुंडली खंगालो अब, क्योंकि कड़ियाँ जुड़ रही हैं। अब पुलिस ने अनिल उर्फ अन्नू की कुंडली खंगालनी शुरू की, तो पता चला कि उसे जुआ खेलने की लत थी और वो काफ़ी कर्ज में डूब गया जुआ हार कर। और कुछ वक्त पहले ही उसने और मुकेश ने और उसके साथ एक और दोस्त था उसका, इन तीनों ने जाकर गुड्डू, तो मुकेश, गुड्डू और अनिल ये कहीं जुआ खेलने गए थे बड़े पैमाने पर, और उसमें कई लाख हार गए। कर्जदार तंग करने लगे। अनिल ने आकर अपने बाकी 5 भाइयों से कहा, 5 भाइयों ने कुछ पैसे भी दिए उसको, जा चुका दे, डांटा भी। फिर उन्होंने कहा अगली फसल जब पक जाएगी, कटेगी, तो उस पर तुझे और पैसा देंगे, कर्ज उतार देना। लेकिन कर्जदार तंग कर रहे हैं, अब वो परेशान। अब वही कर्जा मुकेश के ऊपर भी, वही गुड्डू के ऊपर भी। अब ये तीनों एक दिन जुआ खेल रहे हैं गांव में ही, और परेशान हैं कि जिनको देना है वो तंग कर रहे हैं, मार डालेंगे। तो उन्होंने कहा क्या करें। अब इन्होंने प्लानिंग शुरू की कि पैसे कहाँ से आएंगे। इन्होंने कहा किसी दुकान को लूटते हैं, फिर सोचा कि पेट्रोल पंप को लूटते हैं जहाँ पे सन्नाटा हो, फिर ये किसी बैंक में चलकर डाका डालते हैं। करते करते फिर उन्होंने कहा नहीं, इसमें बहुत सारे ख़तरा है, इसमें ये है। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, और आसानी से फिरौती या रैंसम की शक्ल में अच्छे खासे 10-12 लाख तो मिल जाएंगे। तीनों तैयार हो गए। अब ये हुआ कि किसकी करें। अब ये सारी प्लानिंग हो रही है। अचानक एक ताऊ ही अपने भतीजे के बारे में मशवरा देता है अपने दोनों साथियों को। कहता जो मेरा भाई है उसका बेटा है 10 साल का बादल, और अगर हम बादल को उठा लेते हैं 10-12 लाख रुपए आसानी से दे देगा और हमारा काम हो जाएगा, और फिर हम उसे बादल को लौटा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद वो इंतज़ार करने लगे कि कब बादल अकेला आए और वो अपना काम करे। 8 अप्रैल 2019 की सुबह करीब 10 बजे उन्हें यह मौका मिल गया। बादल अपने घर के बाहर दोस्त की तरफ जा रहा था, रास्ते में सन्नाटा था। मुकेश और गुड्डू ये मोटरसाइकिल पर थे। इन्होंने बादल को देखा। बादल मुकेश को जानता था क्योंकि उनके ताऊ का दोस्त था, पहले भी मिला था। तो उसको उन्होंने बातों में उलझाया, फिर कहा आओ घुमाता हूँ, बाइक पे बिठाया। इसके बाद उसे बिठाकर उसी खाली राम जी के खंडर वाले मकान में ले गए। वहाँ आने के बाद अब इत्तेफाक से इनसे गलती ये हुई कि बादल का जो ताऊ है अनिल, वो बिना चेहरा ढके हुए बादल के सामने आ गया। उसके बाद पहले उसको समझाया कि चल तुझे घुमाना है, अभी घर छोड़ देंगे, खिलाया पिलाया भी। लेकिन वक्त बीता, बादल को घर की याद आने लगी। उसने कहा ताऊ मुझे घर जाना है। वो रोने लगा। अब उन्हें लगा कि अगर रोएगा तो लोगों तक आवाज़ चली जाएगी, कोई गुजर रहा होगा इधर से। वो डर गए। उन्होंने उसके मुंह में कपड़ा ठूसा, उसके हाथ और पैर बांधे तार से, और उसके बाद उसको वहीं छोड़कर उस खंडर वाले मकान में निकल गए तीनों कि चलो आगे क्या करना उसकी प्लानिंग करते हैं। इधर इन सारी चीज़ों में शाम हो गई, ये तीनों निकल कर आ गए थे। तब तक शाम होते ही उधर बादल के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। रात तक उन 2 बच्चों की मौत की वजह से पुलिस ज़्यादा ही अलर्ट पे थी। गांव में आ गई पुलिस ने, गांव में कैंप कर लिया। अब यहाँ पे बादल का ताऊ घबरा गया इतने सारे पुलिस वाले को गांव में देखकर। उसके दोनों दोस्त भी घबरा गए। अब उसे लगा कि अगर कहीं ये बादल तक पहुँच गई बात और बादल छूट गया तो फिर पुलिस को बादल मेरा नाम बता देगा, क्योंकि मैं उसका ताऊ, उसने मेरा चेहरा देख लिया। तीनों घबरा के क्या करें। इसके बाद ये तीनों उसी खंडर वाले मकान में चुपचाप पहुंचते हैं उसी रात। और वहां जाने के बाद जो गुड्डू है वो ऑलरेडी उसके ऊपर एक मर्डर का केस चल रहा था। वो मासूम बादल का गला घोंट कर कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद लाश को एक बोरी में डालते हैं और तीनों मोटरसाइकिल पर रखते हैं 8 अप्रैल की रात को ही, कि गाँव से दूर एक नहर है वहाँ जाकर फेंक देंगे, लाश मिलेगी नहीं तो कभी पता ही नहीं चलेगा।
लेकिन ये जब मोटरसाइकिल पर लाश को लेकर जा रहे थे तभी रास्ते में एक गांव का ही शख्स खेत के रास्ते गांव वापस लौट रहा था। उसने टॉर्च जलाकर मोटरसाइकिल की तरफ अपनी रोशनी फेंकी। तीनों घबरा गए। बोरी साथ में थी, बोरी के अंदर बादल। तीनों ने वापस मोटरसाइकिल घुमाई, वापस उसी खंडर में आए, बोरी को उस खंडर में डाला। उसके बाद अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह से फोर्स और बढ़ गई। पुलिस की टीम ने गांव में डेरा डाल दिया। अब 9 और 10 अप्रैल ऐसे ही निकल गया। अब ये तीनों जो हैं बादल को ढूंढने, क्योंकि अब उसमें से एक अनिल ताऊ है तो उसको भी दिखाना है, तो बादल को तलाश का ड्रामा करते हुए वो पुलिस टीम के साथ अपने भाई के साथ गांव-गांव जा रहा है, घूम रहा है, घर घर में देख रहा है। और पुलिस ने बाकायदा वहीं पे डेरा डाल दिया है। अब तीनों को मौका ही नहीं मिल रहा है लाश फेंकने का, कहीं लाश ठिकाने लगाने का। 9 अप्रैल की रात वैसी निकल गई, 10 अप्रैल की रात ऐसी निकल गई। लेकिन 10 अप्रैल की देर रात इन्होंने कहा कि लाश को फिर से कहीं ठिकाने लगाते हैं। ये लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल भी रहे थे, लेकिन फिर देखा कि पुलिस उस रात भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये घबरा गया कि अगर उस घर तक गए तो हम पकड़े जाएंगे। ये वापस लौट आए, इन्होंने छोड़ दिया। इत्तेफाक से तब तक लाश सड़ने लगी थी और 11 अप्रैल की सुबह एक गाँव वालों को वहाँ से गुजरते हुए बदबू आई और उसने पुलिस को खबर दी और इस तरीके से इस लाश का राज खुला। अब इस गवाही के बाद मुकेश के और फिर अनिल के तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया पुलिस के सामने। यहाँ एक चैप्टर क्लोज हो गया। बट गांव वाले अब भी गुस्से में थे बादल के कातिल को लेकर। अब एसएसपी साहब जो थे और पुलिस की टीम, उन्हें लगा कि कातिल तो उन्होंने पकड़ लिया, केस सुलझा दिया, लेकिन गांव वालों और ख़ासतौर पर बादल के 5 भाइयों को ये यकीन दिलाना कि बादल का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके सगे ताऊ ने किया, ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि पुलिस वैसे ही बदनाम है, लगता है कि इसको दबाव है तो इसलिए गलत तरीके से सुलझा रही है, बेकसूर लोगों को पकड़ रही है। तो अब ऐसी सूरत में क्या करें? आला पुलिस अफसरों ने दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि जब तक घर वालों को यकीन ना हो कि ये केस सही खुला है और इसमें सही कातिल को पकड़ा है तब तक कोई मतलब नहीं है, वरना लोग शक करते रहेंगे। इसी के बाद एक प्लानिंग की गई। अनिल को लेकर पुलिस की टीम, अभी तक उसे ऑफिशियल अरेस्ट नहीं दिखाया, अभी तक ये सच सामने बाहर नहीं आया कि कातिल कौन है बादल का। तो एक आम गांव वाले और एक बादल के ताऊ के तौर पर अनिल को लेकर पुलिस अनिल के भाइयों के पास गई। एक कमरे में गई, दरवाज़ा बंद कर दिया। अब अंदर सिर्फ 6 के 6 भाई हैं, अनिल और बाकी के 5 भाई। इसके बाद आला पुलिस अफसरों ने उन 5 भाइयों को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि हम आपको सिर्फ यकीन दिलाने के लिए इस कमरे में बंद करके ये कहानी सुना रहे हैं ताकि आप मान लो कि ये केस सही खुला है। इसके बाद पुलिस ने कहा कि अनिल से तुम अपनी ज़ुबानी कहानी सुनाओ, और अनिल ने अपना जुर्म अपने भाइयों के सामने कबूल किया। उसने कहा कि हाँ, मैं कर्ज से उभरने के लिए मैंने किडनैप किया ताकि मैं फिरौती के तौर पर अपने ही भाई से पैसे ले सकूं और उस पैसे से कर्ज उतार सकूं। जब उसने पूरी कहानी सुनाई, पुलिस ने उसके सपोर्ट में एविडेंस दिखाए 5 भाइयों को। उसके बाद उन 5 भाइयों की एक ही लाइन थी कि इसे हमारे नज़रों के सामने से ले जाओ और जितनी कड़ी सज़ा देनी हो उसे देना, हम भूल जाएंगे ये मेरा भाई है। इसके बाद उसे ले जाया गया और फिर जेल भेज दिया गया। इस मुकदमे की कार्रवाई अभी चल रही है, इसका फैसला होना अभी बाकी है, ना किस तरह से आती है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बहुत पहले इसी क्राइम तक में मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था, फर्जी था वो, कि पुलिस वाले रस्सी को सांप कैसे बनाते हैं। एक नाई की दुकान से मैंने वो शुरू करके कहानी बताई थी। लेकिन आज की कहानी कहीं ना कहीं कानून की दुनिया में, हकीकत की दुनिया में पूरी तरह से सच साबित की पुलिस ने, और ये सच्ची कहानी है। चंद्रेश मर्सकोले एक नौजवान, मध्य प्रदेश का रहने वाला, मध्य प्रदेश के बालाघाट का रहने वाला, और गोंड ट्राइब से, गोंड आदिवासी जाति से उसका ताल्लुक। अब ट्राइब्स, आदिवासी, आपको पता है हम चाहे कितना बदल जाएं, बहुत सारी जगहों पे आज भी इनको बहुत सारे लोग उस नज़र से देखते हैं कि ये बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, और शायद इसी वजह से उनको बराबरी का दर्जा भी नहीं मिलता। लेकिन चंद्रेश मर्सकोले पढ़ने लिखने में बचपन से तेज़, माँ बाप गरीब गोंड ट्राइब के, और उसका सपना था कि वो कुछ ऐसा करे कि उसके माँ बाप की ज़िंदगी पलट जाए। बचपन से चूँकि पढ़ने में तेज़ था, बड़ा हुआ, उसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास किया और आखिरकार मेडिकल एग्ज़ामिनेशन को भी क्लियर किया।
और उसे दाखिला मिल गया गांधी मेडिकल कॉलेज, नामचीन गांधी मेडिकल कॉलेज में भोपाल, MBBS में। ये पूरे बालाघाट अपने कास्ट, अपने इलाके का पहला लड़का था चंद्रेश, जो डॉक्टर बनने जा रहा था। पूरा गांव खुश, उस जाति के लोग उसे फख्र से देखते, उससे प्रेरणा लेते, बाकी बच्चों से भी कहते कि देखो अगर वो बन सकता तो तुम भी मेहनत करो। एक आइडियल हो चुका था चंद्रेश। इसके बाद वो भोपाल में अब MBBS की पढ़ाई कर रहा है। इसी दौरान पढ़ाई के दौरान उसकी एक लड़की से दोस्ती होती है जिसका नाम था श्रुति। श्रुति और चंद्रेश में प्यार हो जाता है। पढ़ाई जारी है। पहले 3 साल बड़े अच्छे से गुजर गए। 4th एंड फाइनल ईयर चंद्रेश का। इसके बाद अब वो एक MBBS डॉक्टर बनता और उसके परिवार के सारे सपने पूरे होने जा रहे थे। लेकिन 4th ईयर में फाइनल एग्जाम को कुछ ही दिन बाकी थे, उससे पहले ही एक अजीब हादसा होता है। 20 अगस्त 2008, 20 अगस्त 2008, चंद्रेश के कॉलेज का एक सीनियर जो डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट, डॉक्टर हेमंत वर्मा नाम, डॉक्टर हेमंत वर्मा 20 अगस्त 2008 को एक लेटर लिखते हैं उस वक्त के भोपाल के IG को, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिनका नाम था शैलेंद्र श्रीवास्तव। डॉक्टर हेमंत वर्मा अपने लेटर में ये लिखते हैं कि वो इंदौर गए थे किसी काम से और रात को लौट कर आए तो उनका ड्राइवर राम प्रसाद उन्हें मिला और राम प्रसाद ने उसे कहानी सुनाई। राम प्रसाद दरअसल उस दिन चंद्रेश को लेकर डॉक्टर हेमंत वर्मा की गाड़ी में कहीं बाहर गया था भोपाल से। लेटर में ये लिखा है डॉक्टर हेमंत ने IG को कि मुझसे चंद्रेश ने मेरी गाड़ी मांगी कि मुझे होशंगाबाद जाना है, तो मैंने गाड़ी दे दी। गाड़ी के साथ अपना ड्राइवर भी दे दिया राम प्रसाद। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए, मैं इंदौर चला गया। लेकिन फिर वहाँ से रात को जब मैं लौट कर आया हूँ तो मुझे राम प्रसाद ने कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब हम गाड़ी में गए तो होशंगाबाद जाने की बजाय चंद्रेश ने गाड़ी का रुख मोड़ दिया और वो पचमढ़ी की तरफ ले गया। बोला पचमढ़ी की तरफ जाने के दौरान एक जगह पर सन्नाटा था, तो वहाँ पे नेचर कॉल के लिए गाड़ी रोक दी और राम प्रसाद ने कहा कि मैं 1 सेकंड आता हूँ। तो उसने गाड़ी रोक दी, नेचर कॉल के लिए गया वो। इस दौरान उस लेटर में लिखा कि उसके बाद तभी देखा राम प्रसाद ने कि गाड़ी रुकने के बाद चंद्रेश गाड़ी की डिक्की खोलता है और उसके अंदर बोरी में एक वजनी चीज़, उसको उठाकर पास में एक नदी है और उस नदी में ले आकर उस बोरी को फेंक देता है। उस बोरी में कोई लाश थी, जो राम प्रसाद ने मुझे बताया, यानी कि डॉक्टर संतोष वर्मा को, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर। अब ये लेटर उन्होंने IG को लिखा, उस वक्त IG रेंज भोपाल। अब IG रेंज को ये लेटर पढ़ने के बाद लगा कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि तफ्तीश करते हैं। उसके बाद पचमढ़ी के आसपास तलाशी के लिए कहा गया और इत्तफाक से 23 अगस्त को पचमढ़ी के करीब एक नदी से एक लाश मिलती है। लाश की शिनाख्त हुई श्रुति के तौर पर। श्रुति जो कि चंद्रेश की गर्लफ्रेंड थी। अब जैसे ही लाश बरामद हुई, अगले दिन पुलिस ने, बालाघाट लौट चुका था चंद्रेश, उसे गिरफ्तार कर लिया अपनी ही गर्लफ्रेंड के कत्ल के इल्ज़ाम। और गिरफ्तारी की वजह क्या थी? एक लेटर जो सीनियर रेजिडेंट ने लिखा, वो भी सीधे IG को, और उसने बताया कि मेरी गाड़ी लेकर गए और ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद 3 दिन बाद वो लाश बरामद भी हो गई। अब यहाँ तक केस आईने की तरह साफ, लेकिन अब इधर चंद्रेश और उसके घर वालों पर पहाड़ टूट पड़ा। फाइनल ईयर, बस कुछ महीने के बाद वो एक डॉक्टर MBBS। पूरे गांव, पूरी बिरादरी, पूरी सबकी नज़र उसके ऊपर थी कि गांव की किस्मत बदलेगा, अपने लोगों का नाम रोशन करेगा। पहला था जो डॉक्टर बनने जा रहा था। वो सारे सपने टूट गए। चंद्रेश गिरफ्तार होकर जेल चला गया। जेल जाने के बाद अब मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। करीब साल भर मुकदमा चला। 31 जुलाई 2009 लोअर कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया। लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि चंद्रेश ही अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति का कातिल है और इसीलिए इस जुर्म को करने के लिए उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। 2009 में चंद्रेश को लोअर कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। चंद्रेश, उसके परिवार, सबकी उम्मीदें टूट गईं। अब लगा कि ये ज़िंदगी ख़त्म, कहानी ख़त्म, डॉक्टर बनने का सपना ख़त्म।
धीरे धीरे वक्त बीता, चंद्रेश सदमे से बाहर आया। तय वक्त जो कानूनी छूट थी उसी दौरान उसने इसको लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अब हाई कोर्ट में यह मामला गया, हाई कोर्ट ने अपना वक्त लिया। वक्त लेते 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 2022 आ गया। 2022 9 मई, 9 मई मंडे का दिन। करीब 13 साल हो चुके थे अब तक चंद्रेश मर्सकोले को भोपाल सेंट्रल जेल में रहते हुए। साल भर एक विचाराधीन यानी अंडर ट्रायल के तौर पर जेल में रहा और उसके बाद एक सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर, क्योंकि लोअर कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। 13 साल 4740 डेज एक्चुअल में, जो एग्जैक्ट दिन उसने जेल में काटे, 4740 दिन वो जेल में रहा। यह अपराध कहें 4740। इसके बाद 9 मई को मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट का फैसला आता है। 13 साल जेल रहने के बाद हाई कोर्ट अपने फैसले में कहते हैं कि चंद्रेश बेकसूर है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल नहीं किया और इसीलिए उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। ये छोटी सी 3-4 लाइनें सिर्फ नहीं है, इसके आगे जो कुछ हाई कोर्ट ने कहा, ऐसे बड़े कम हाई कोर्ट के जजमेंट आते हैं जो किसी के खिलाफ, खासतौर पर पुलिस के खिलाफ कहे जाते हैं। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सुनीता यादव, 2 जजों की ये बेंच थी और इन्होंने अपने फैसले में कहा कि एक ऐसा नौजवान जो अपनी बिरादरी, अपने घर वालों का सपना पूरा करने जा रहा था, जो उनकी उम्मीदों का एक सहारा था, उसे कैसे पुलिस ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और कैसे एक बेकसूर को कातिल बताया, कैसे पुलिस ने अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से नहीं निभाया और 13 साल तक वो क्यों जेल के पीछे रहा, जबकि असली कातिल को न पुलिस ने ढूंढा, न ढूंढने की कोशिश की, बल्कि वो असली कातिल को बचाने की ही जुगत में लगी रही। अदालत ने ये सारी टिप्पणी की। इसके बाद क्या क्या हुआ ये बाद में बताऊंगा, लेकिन अदालत ने जो सारे केस देखे, जिस पॉइंट्स के ऊपर ये सारी चीज़ें हुई और फैसला आया, अब मैं आपके सामने रखता हूँ और इससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कई बार हमारी पुलिस कैसे काम करती है और रस्सी का सांप कैसे बनाया जाता है। इस केस में पूरी ऐसे समझिए कि अदालत का सीन है, पीछे कटघरा भी आप देख ही रहे। केस खड़ा था एक शख्स के बयान पर, डॉक्टर संतोष वर्मा, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर। वो पुलिस के पास जाते हैं, आईजी के बल के पास, आईजी, और आईजी से कहते हैं कि मेरी गाड़ी मांगी चंद्रेश ने, मैंने अपने ड्राइवर समेत दिया, वो गया, उसके बाद रात को आए और मुझे बताया ड्राइवर ने कि उसने श्रुति का मर्डर किया और लाश को बोरी में डाला और उसका नदी में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस लाश बरामद करती और सीधे चंद्रेश को गिरफ्तार कर लेती, क्योंकि डॉक्टर संतोष ने ये लेटर में लिख के अपने आईजी को दिया था। अब इसके बाद डॉक्टर संतोष का भी बयान होता है, हाई कोर्ट में बुलाया जाता है, लोअर कोर्ट में भी, और जो ड्राइवर है राम प्रसाद, उसका भी बयान दर्ज होता है। अब ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है और जो तरीका है वो भोपाल पुलिस ने किया ही नहीं। दोनों के जो रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट थे अलग थे। जो ड्राइवर है उसको जब बुलाकर पूछा गया कोर्ट में कि आपने क्या देखा था होशंगाबाद या फिर पचमढ़ी जाते हुए, तो ड्राइवर ने बयान दिया कि मैं एक जगह गाड़ी रुका, मुझे शुशु करने जाना था, उसके बाद मैंने देखा कि कोई बोरी में कोई सामान है और वो चंद्रेश बाबू ने फेंका। तो उसने कहा आपको मालूम था कि बोरी में क्या है, और आपने कहा बोरी बहुत भारी है। तो आपने जब उसको छू के नहीं देखा और ये बोरी भी था ये भी आपको पता नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं? तो बोला हाँ मैंने उठाया नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकता वो भारी था या हल्का। तो उसने कहा आपने कत्ल होते हुए देखा? उसने कहा नहीं। तो बोला फिर कैसे मान लिया कि आप बोरी में लाश हो सकती? उसने कहा ये तो मैंने कहा नहीं। तो फिर डॉक्टर संतोष वर्मा ने आईजी को लेटर में ये क्यों लिख कर दिया कि उसने, ड्राइवर ने मेरे ये बयान दिया था कि उसने श्रुति का कत्ल किया, लाश बोरी में रखी, बोरी को नदी में फेंका। दोनों के यहाँ पे कंट्राडिक्ट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस पूरे मामले में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ और ये कहा गया कि गाड़ी लेकर गए थे, तो रास्ते में एक टोल प्लाजा पड़ता है जो पचमढ़ी से पहले,
उस टोल प्लाजा की एक खासियत है, हालांकि बाकी देश में शायद ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे एक कार में कितने लोग बैठे हुए इस हिसाब से वो पैसे लेते हैं। बाकी हर जगह गाड़ियों के हिसाब से लिया जाता है कि आपकी गाड़ी का फिक्स है, बट वहाँ अगर सपोज 3 है तो 3 के हिसाब से पैसे, 4 है तो 4 के हिसाब से पैसे। एक जगह पे जब इस टोल से ये गाड़ी गुजरी, डॉक्टर संतोष वर्मा की, जो जिसमें चंद्रेश बैठा हुआ था, तो उस टोल पे इस कार के लिए 4 लोगों के हिसाब से पैसे काटे गए। इसका मतलब ये था कि इस कार में 4 लोग थे। लेकिन पुलिस ने कभी भी ये जानने की या इस बात की इन्वेस्टिगेशन की कोशिश ही नहीं की कि चंद्रेश और राम प्रसाद के अलावा बाकी 2 लोग कौन थे उस कार में। ये कहीं पे रिकॉर्ड पे है ही नहीं। तो ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जिसका कोई सिर पैर नहीं। अजीब बात और जो पुलिस ने किया, जिस कार का इस्तेमाल किया संतोष वर्मा के चंद्रेश ने, वो कार श्रुति की लाश बरामद होने और चंद्रेश की गिरफ्तार होने के 15 दिन के बाद पुलिस ने सीज किया। इन 15 दिनों तक वो कार जो है, जो मौका वारदात का एक बहुत बड़ा सबूत था, वो उसी डॉक्टर संतोष वर्मा के कब्जे में थी, जिस संतोष वर्मा ने सबसे पहले लेटर लिखकर पुलिस को, बल्कि आईजी को, ये कहा था कि हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ चंद्रेश ने किया है। अब उन 15 दिनों के बाद आखिरकार पुलिस को होश आता है, याद आती है कि इस कार को भी तो बरामद करना, केस प्रॉपर्टी है। कार को उठाते हैं। जब कार उठाते हैं तो उस कार के अंदर से फिर पुलिस बताती है कि मैट पे हमें कुछ खून के धब्बे मिले, लेकिन वो खून के धब्बे नहीं लिखे होते हैं, वो लिखते हैं कुछ सिक्रेशन मिले। आमतौर पे पुलिस की जो भाषा होती है वो सारी वो लिखाते हैं कि खून के कुछ धब्बे, ऐसी चीज़ें बरामद हुई हैं। लेकिन 15 दिन तक कार किसी और के पास, कार के सारे सबूत, सारी चीज़ें बनाई भी जा सकती हैं, बिगाड़ी भी जा सकती हैं, नए सबूत पैदा भी किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें 15 दिन बाद यहाँ पे भी हाई कोर्ट ने नोटिस किया। ये सब लूप होल्स है कि पहला, ड्राइवर का बयान गलत, उसने कहा ही नहीं जो हेमंत ने कहा। दूसरा, किसी ने कत्ल होते नहीं देखा। तीसरा, टोल प्लाजा ने बताया कि कार में 4 लोग थे, बाकी 2 के बारे में पुलिस ने कभी जांच ही नहीं की। कार 15 दिन तक आपने सीज क्यों नहीं किया? खून के धब्बों के बारे में आपने पूरा सही क्यों नहीं बताया? और ये कि ये खून के धब्बे कहाँ से आए? और सबसे बड़ी बात, कत्ल से पहले, श्रुति की लाश मिलने से पहले डॉक्टर संतोष वर्मा ने आईजी साहब को लेटर लिखकर क्यों ये कहा? उसमें था कि मुझे कुछ गड़बड़ होने की आशंका लग रही है। और ये आईजी साहब को जो खत लिखा था शैलेंद्र श्रीवास्तव, उसके 3 दिन के बाद लाश मिलती है। और कोर्ट ने एक और चीज़ कही कि जिस दिन ये गाड़ी दी थी संतोष वर्मा ने, उस दिन वो कहाँ थे इस बारे में पुलिस ने तस्दीक ही नहीं की कि खुद संतोष वर्मा का लोकेशन क्या था। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं इंदौर गया था किसी काम से, लेकिन ये उन्होंने कहा, इस बात की कोई तस्दीक नहीं की गई। जबकि मोबाइल उस वक्त भी था 2008 में, तो आराम से तस्दीक हो सकता था। लेकिन पुलिस ने ये पता करने की कोशिश नहीं की कि डॉक्टर संतोष वर्मा उस दिन कहाँ थे। भोपाल थे, इंदौर थे, पचमढ़ी के रास्ते में थे, होशंगाबाद थे, कहाँ थे? तो खुद जो शख्स बता रहा है उसका ही लोकेशन नहीं मालूम। और इन सबसे बड़ी बात जो हाई कोर्ट ने कहा वो ये कि आईजी रेंज भोपाल शैलेंद्र श्रीवास्तव और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर संतोष वर्मा, ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीबी और जानकार थे। संतोष वर्मा एक तरह से लेटर लिखकर इसके बाद कूहे फिजा पुलिस स्टेशन है, वहाँ भी गया और कहते हैं कि कैसे इन्वेस्टिगेशन हो, कैसे जांच हो, ये खुद डॉक्टर संतोष वर्मा पुलिस को डिक्टेट कर रहा था। तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से ये खुद लेटर लिखा डॉक्टर संतोष वर्मा ने और जिस तरीके से पुलिस को गाइड कर रहा था, जिस तरीके से उसका रिलेशन आईजी उस वक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव के साथ था, उन सारी चीज़ों को देखते हुए पुलिस ने ये चूक की कि संतोष वर्मा की भी जांच होनी चाहिए थी। क्या पता सच कुछ और होता। गाड़ी क्यों दी उसी दिन, सारी बातें पहले से कैसे पता, और गाड़ी फिर 15 दिन तक अपने पास क्यों रखा जबकि वो एक केस प्रॉपर्टी है जिसके अंदर वो खुद कह रहा कत्ल हुआ है। ये सारी चीज़ें, फिर ड्राइवर को लेकर झूठ बयान दिया। ड्राइवर ने कभी नहीं कहा कि कत्ल देखा मैंने या बोरी में कुछ ऐसी चीज़ थी। तो एक गवाह ही सस्पेक्ट के तौर पर सामने आ गया। लेकिन पुलिस ने ज़रा सी भी मेहनत करने की कोशिश ही नहीं की और उसने डॉक्टर संतोष वर्मा के बारे में छानबीन ही नहीं की। और दूसरा,
आज तक पुलिस या कोर्ट मोटिव ही नहीं निकाल पाई कि जिस गर्लफ्रेंड चंद्रेश और श्रुति के बीच, दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, श्रुति को चंद्रेश क्यों मारेगा? कोई तो मकसद और मोटिव होना चाहिए, वो कहीं नहीं है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक फालतू कहानी थी और एक बेकसूर इंसान को, एक अच्छे भले लड़के को जो पढ़ने लिखने में तेज, उसका 13 साल बर्बाद कर दिया इस सिस्टम ने, इस पुलिस ने। और इसके लिए उस वक्त की पुलिस जो जांच कर रही थी वो जिम्मेदार, इसके लिए वो शख्स जो विटनेस बनकर आया उसकी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने बेसिक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। और इसके बाद यही नहीं रुकी हाई कोर्ट, उसने कहा कि अगर चंद्रेश को गिरफ्तार न किया जाता 2008 में, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था, अगले कुछ महीनों के बाद वो एक MBBS डॉक्टर होता। और अगर वो MBBS डॉक्टर होता और फिर नौकरी करता, चाहे वो सरकारी डॉक्टर बनता या प्राइवेट अपना प्रैक्टिस करता, तो हाईकोर्ट ने कहा कि अगर एक साल में पर एनम सिर्फ 3 लाख रुपए भी अगर वो कमाता अपने घर वालों के लिए, जो उम्मीद भरी नज़रों से उसको देख रहे थे, तो मिनिमम उन्होंने कहा हाईकोर्ट ने कि 3 लाख रुपए एक साल का तो कमाता कम से कम। तो उस हिसाब से इस सरकार को पुलिस की इस नाकामी के लिए चंद्रेश को पैसा देना चाहिए। और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में न सिर्फ चंद्रेश को बरी किया है, बल्कि MP सरकार से कहा है कि वो फौरन इस फैसले के 90 दिनों के अंदर अंदर चंद्रेश को 42 लाख रुपीस दिया जाए विथ 9% इंटरेस्ट, 42 लाख रुपए 9% ब्याज के साथ। क्योंकि अगर वो 13 साल जेल में न रहता तो हालांकि इससे बहुत ज़्यादा कमाता, लेकिन फिर भी उसे दिया जाए। तो 42 लाख का मुआवजा, ये सारी चीज़ें। बाहर आया चंद्रेश, उसने कुछ बात नहीं की, सिर्फ एक लाइन का जवाब दिया। उसने कहा कि 13 साल पहले जहाँ मेरी ज़िंदगी रुक गई थी, मैं 13 साल बाद वहीं से शुरू करना चाहता हूँ। मैं फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने घर वालों, अपनी बिरादरी का नाम रोशन कर सकूँ। बस उसका अब यही ड्रीम है। वो बिल्कुल कुछ और बात नहीं करना चाहता कि क्या हुआ क्यों हुआ, लेकिन वो फिर से डॉक्टर बनना चाहता है। और हम सब की भी यही दुआ है कि वो डॉक्टर बने। और जो कुछ उसके साथ हुआ, उन लोगों को सज़ा भी मिलनी चाहिए, सिर्फ मुआवजा काफ़ी नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल रह गया कि अगर हाई कोर्ट के हिसाब से अब चंद्रेश बरी है, तो फिर श्रुति का कातिल कौन है? 13 साल तक उसने कानून की आंखों में क्यों धूल झोंक रखा है? उस वक्त के जितने भी पुलिस वाले इस केस से जुड़े हुए थे, खासतौर पर सीनियर लेवल पे, मुझे लगता है कि इन सब की भी जांच होनी चाहिए। इस केस में डॉक्टर जो सीनियर रेजिडेंट संतोष वर्मा, जो लेटर लिखकर जिस तरीके से सारी चीज़ें कर रहे थे, उसके बारे में भी पूरी जांच होनी चाहिए और श्रुति के असली कातिल को सामने लाया जाना चाहिए। लेकिन इस कहानी का अफसोसनाक पहलू ये है कि किस तरह पुलिस ने एक बेकसूर को, क्योंकि अब अदालत का फैसला आ चुका हाई कोर्ट का, उसकी 13 साल बेशकीमती ज़िंदगी छीन ली। ये मुआवजा, ये इम्तिहान, वो फिर से डॉक्टर बन जाए, सब अपनी जगह है, लेकिन वो सुनहरे 13 साल शायद उसे कोई नहीं लौटा सकता। और यही सबसे अफसोसनाक है।